नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। छत्तीसगढ़ में सरकार के 2.5 साल बीतने के बाद भी निगम मंडलों में नियुक्ति का इंतजार बरकरार है। वर्तमान में 2 दर्जन से अधिक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 300 से ज्यादा सदस्यों के पद खाली पड़े हैं। सत्ता की मलाई और राजनीतिक पहचान की उम्मीद में बैठे भाजपा कार्यकर्ताओं में अब बेचैनी साफ देखी जा सकती है। इस मुद्दे पर जहां भाजपा नेतृत्व फिलहाल कुछ भी कहने से बच रहा है और जल्द फैसले के संकेत दे रहा है, वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस लगातार तंज भी कस रही है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। 3 अप्रैल 2025 के आसपास छत्तीसगढ़ में 36 निगम मंडल में सरकार ने नियुक्तियां की थी, जिसके बाद से लगातार अब तक बीजेपी नेताओं का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। कुल मिलाकर 300 ऐसे पद हैं जिनको लेकर सस्पेंस बढ़ते ही जा रहा है। इसमें राज्य उर्दू अकादमी, कबीर शोधपीठ, विकास निगम, माटी कला बोर्ड जैसे पद अभी भी भरना बाकी है। अब इधर संगठन में बेचैनी साफ झलकने लगी है और इन्हीं सरगर्मियों को देखते हुए इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि लिस्ट जारी होने के बहुत करीब पहुंच गई है। बीजेपी सरकार के 2.5 साल बीते, अब भी खाली 300 राजनीतिक पद। निगम मंडलों में नियुक्तियों का इंतजार, नेताओं के बीच बढ़ी बेचैनी। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य से लेकर शोधपीठ तक सब पद खाली। राज्य उर्दू अकादमी, कबीर शोधपीठ जैसे कई अध्यक्ष के पद खाली। विकास निगम, राज्य हज कमेटी, मदरसा बोर्ड जैसे पदों का होगा एडजस्टमेंट। सभी समीकरण साधने की चुनौती, खाली पदों के चलते बढ़ रहा दबाव। 2.5 साल बाद भी नहीं भर पाए निगम मंडल, कांग्रेस ने कसा तंज। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल के इंतजार को लेकर बीजेपी खुद के आलाकमान की तरफ देख रही है, इसलिए बीजेपी के नेता इस विषय पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। लेकिन इधर कांग्रेस फुल मौज लेने के मूड में नजर आई। कांग्रेस का कहना है कि इतने दिनों से नियुक्तियां नहीं कर पा रहे हैं, इसी से स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, कांग्रेस का संगठन का चुनाव का सिस्टम अलग है, हमारा अलग है। हमारे में लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहाँ से बूथ लेवल के कार्यकर्ता चुनते हुए शक्ति केंद्र, मंडल, जिला, प्रदेश, फिर राष्ट्रीय ऐसा होता है। उनकी संगठन के चुनाव का सिस्टम अलग है। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, फिर नीचे को बनाते हैं। कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता नहीं होते, कांग्रेस में सब नेता होते हैं और इसलिए कार्यकारिणी नहीं गठन कर रहे हैं कि कौन छोटा हो जाए, कौन बड़ा हो जाएगा। उसके अंदरूनी मामला है, मैं उस बारे में नहीं बोलता। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 2.5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी भी निगम मंडलों के सैकड़ों पद खाली हैं। 300 से अधिक सदस्यों के पद खाली है, उपाध्यक्ष के पद खाली हैं। यदि आप मंडी अध्यक्षों की बात करोगे तो लगभग मंडी अध्यक्षों के ही इतने पद खाली हैं। बहुत सारे डायरेक्टरों के पद खाली हैं। सरकार अभी तक इनको भर नहीं पाई है। 2.5 साल से अधिक हो गए। सिर्फ गुटबाजी के कारण, आपसी कलह के कारण ये पद नहीं भरे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा में 2.5 साल बाद भी निगम मंडलों की नियुक्तियां न होना कई बड़े सवालों को खुद ब खुद पैदा कर रहा है। 300 से अधिक पद खाली होने से जमीनी कार्यकर्ताओं और नेताओं में बेचैनी बढ़ रही है, जो सरकार में सत्ता की मलाई और पहचान का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा नेतृत्व के लिए क्षेत्रीय, जातीय और गुटीय संतुलन साधना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। एक तरफ कारण यह भी माना जा रहा है कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार मितव्ययता को प्राथमिकता दे रही है। दूसरी ओर कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाकर सरकार पर तंज कस रही है। कुल मिलाकर यह देरी कहीं न कहीं संगठन के भीतर दबाव बढ़ा रही है और विपक्ष को हमला करने का सीधा मौका दे रही है। बीएस टीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। तो देखिए, महाभारत लगातार चल रही है। ये रिपोर्ट आपने देखी, इस पूरे मामले को समझा। चूंकि 2.5 साल बीत गए हैं और 300 राजनीतिक पद अभी भी खाली हैं, जिसको लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। कांग्रेस एक तरफ जहां पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस ये कह रही है कि गुटबाजी के चलते, आपसी सामंजस्य नहीं बन रहा है, इसके चलते ये पद खाली है। वहीं बीजेपी का कहना है कि समय रहते सब हो जाएगा। जिस विषय पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय आपका करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ आलोक सोनी जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत कर रही हूं आपका। वहीं कांग्रेस से अंशुल मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अंशुल जी, आपका भी बहुत स्वागत कर रही हूं। और वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णबेर जी जुड़ गए हैं। कौशल जी, आपका भी बहुत चर्चा में स्वागत कर रही हूं। और सबसे पहले आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि 2.5 साल बीत गए हैं, 2.5 साल बाकी हैं। आखिर 300 पद खाली क्यों हैं? मानसी जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को, साथ ही प्रवक्ता और जो वरिष्ठ पत्रकार कौशल जी हमसे जुड़े, आपको भी मेरा सादर नमस्कार। और आपके चैनल के माध्यम से
इस बात को मैं फिर से स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्र प्रथम के साथ में अपने ध्येय वाक्य को लेकर के चलने वाली पार्टी है, और उसके बाद संगठन और उसके बाद में फिर व्यक्ति। तो कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी कार्यकर्ता जो है, किसी भी पद के लालच में भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है। राष्ट्र सेवा के लिए, देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और वही सर्वोपरि हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए है। अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उस तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचे, उसके लिए है वो कार्यकर्ता, उसके लिए काम कर रहा है। किसी पद के लालच में, किसी उत्तरदायित्व के लालच में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम नहीं करता। ठीक है। और जो भी अंशुल जी, लेकिन जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि लालच नहीं है, जो है, ठीक है, लालच नहीं है, लेकिन अपनी बारी का इंतजार तो सब कोई करते हैं ना। हम आत्मसात करते हैं। संगठन, पार्टी जो हमें प्रभार देती है, जो भार देती है, उसे पूरी तरह से ईमानदारी से निर्वहन करना हर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना कर्तव्य समझकर करता है। चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगी। अंशुल मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। अंशुल जी, क्या लगता है आपको, जो ये रिक्त पद हैं अभी तक नियुक्तियां क्यों नहीं हो पाई हैं, क्या वजह आप इसके पीछे देखते हैं? आप सभी को मेरा नमस्कार, और विशेष रूप से मेरे बीजेपी के साथी को मेरा नमस्कार। मेरे को उम्मीद थी कि इन 300 पद जो रिक्त पड़े हुए हैं उसमें से एक नाम आलोक सोनी जी का भी रहेगा, जो राष्ट्र सेवा में अपना योगदान भरसक तरीके से कर पाएगा। लेकिन हमारे आदरणीय युवा प्रवक्ता साथी ने यह कहा कि बीजेपी में कार्यकर्ता वही जुड़ता है जो पद की लालसा में काम नहीं करता, वो इसलिए जुड़ता है कि वह राष्ट्र की सेवा कर सके। तो ये जो 300 पद हैं वो राष्ट्र के ही पद हैं भाई साहब। ये जो 300 पद हैं ये सरकार के ही पद हैं। इन 300 पद को जब भरा जाएगा तो राष्ट्र की सेवा या राज्य की सेवा या जनता जनार्दन की सेवा वो 300 व्यक्ति बखूबी कर पाएंगे। ये बीजेपी के प्रवक्ताओं को समझ में क्यों नहीं आती, मैं बताता हूं क्यों नहीं आती। वो समझते तो बहुत हैं, लेकिन उन्हें समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारे साथी को यह बहुत अच्छे से पता है कि अगर इन 300 पद को हमने भर दिया तो जो आने वाले 3,500 पद हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं नाराज हो जाएंगे। और ये जो गुटबाजी की धुरी है जो आज बीजेपी में चरम पर पहुंच चुकी है, वो कहीं ना कहीं जनता जनार्दन के सामने आ जाएगी। लेकिन ये भूल जाते हैं कि लोकतंत्र के सुंदर चौथे स्तंभ में ये बातें आ जाती हैं। अब थोड़ा सा उदाहरण के साथ मैं प्रेषित करना चाहता हूं सोनी जी आपको। हमारे साथी को यह नहीं पता है कि जिस दिन इनकी 2.5 वर्ष पौने 3 वर्ष पूर्व सरकार बनी थी, उसके लिए उनकी कैबिनेट मंत्रालय को पूर्ण करने में कम से कम 2 वर्ष लग गए थे। तब कौन सी राष्ट्र की सेवा कर रहे थे भाई साहब? तब कौन सा राष्ट्र प्रथम आ रहा था भाई साहब? अरे छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने के लिए एक संविधान के अनुसार, लोकतंत्र की सुंदर विधि के अनुसार पद नियुक्त किए गए हैं। ये संविधानिक पद है, ये कोई संगठनात्मक पद या सामाजिक पद नहीं है। आप संविधानिक पद पर अपने कार्यकर्ताओं को बिठा लेंगे तो ये जनता उम्मीद करती है कि वो सही दिशा और नया मार्गदर्शन देंगे। लेकिन आपकी हिमाकत नहीं है उन संविधानिक पदों पर अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को बिठाने के लिए, क्योंकि वो संगठन के जो आपके कार्यकर्ता हैं, मैं समझता हूं उन पद के लायक ही नहीं है। इसलिए 350 माफ कीजिए 300 के आसपास पद खाली पड़े हुए। ठीक है अंशुल जी, जिस तरह से आप गुटबाजी की बात कह रहे हैं, जब आपके तरफ पे पद खाली थे, नियुक्तियों की बात गरमाई हुई थी, तब बीजेपी की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि गुटबाजी के चलते पद खाली है। ठीक है, इस विषय पर मैं वापस लौटूंगी। कौशल स्वर्णबेर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल जी, कितना जरूरी हो जाता है समय पर नियुक्तियां होना, और वो भी तब जब जो सरकार का कार्यकाल है, मौजूदा कार्यकाल, बामुश्किल 2.5 साल का वक्त बचा उसमें? क्योंकि हर कोई व्यक्ति जुड़ा रहता है, जब मेहनत करता है, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करता है, सत्ता में लाने के लिए मेहनत करता है, तो उनको भी उम्मीद रहती है कि हमको विधायक की टिकट नहीं मिले, हम मंत्री नहीं बन पाए, तो हमको कहीं कहीं निगम मंडल आयोग है, जो पद होते हैं, जो राजनीतिक पद, जिसमें जो राजनीतिक दल के नेताओं की नियुक्तियां होती है, कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां होती है, उसमें कहीं एक लालसा रहती है कि इसमें हमको काम करने का अवसर मिलेगा और पार्टी में होने का हमको कुछ न कुछ प्रतिफल मिलेगा। यही वजह है कि आप देखेंगे बहुत सारे जो युवा कार्यकर्ता है या बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं जो जी जान से मेहनत करते हैं सत्ता में आने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि विधायक तो 90 ही बनेंगे, मंत्री तो 13 ही बनेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे पद है जिसमें 500 से 700 जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी, वो एडजस्ट हो सकते हैं। जो निगम मंडल आयोग, जो राज्य की महत्वपूर्ण, जिसमें कई को कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त होता है, कई को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, कई सदस्य के रूप में वहां पे आते हैं,
मुझे लगता है कि काफी बड़ा अवसर रहता है किसी भी पदाधिकारी के लिए, किसी भी कार्यकर्ता के लिए। और यही वजह है कि जो मेहनत करता है उसका प्रतिफल की लालसा में उम्मीद बनाए बैठ रहा था। लेकिन निश्चित तौर पर जो 2.5 साल का कार्यकाल बीत चुका है, निश्चित तौर पर अध्यक्ष के पद तो भरे जा चुके हैं, बहुत से कम ही में ही अध्यक्ष के पद बचे हुए हैं, लेकिन उपाध्यक्ष के पद हैं, सदस्यों के पद हैं। आप जो कार्यकर्ता है उसके लिए आप सदस्य भी बना देते हैं तो उसको इच्छा रहती है, उसको लगता है कि मेरा पार्टी ने सम्मान किया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों पर देरी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि बमुश्किल से जब 1 साल का समय और बीतेगा उसके बाद पूरी पार्टी चुनावी मोड पे आ जाएगी। क्योंकि अभी यदि आप नियुक्तियां करते हैं तो 1 साल का ही उसको काम करने का अवसर मिलेगा, उसके बाद तो फिर से चुनावी मोड पे आ जाएंगे। फिर चुनाव में आपको जो मुद्दे हैं उसको लेकर आगे बढ़ना होगा, जो चीजें हैं पार्टी की जो रोड मैप है उसको ले जाना होगा, विपक्षी दल की जो हमले हैं उसको बचाना होगा, तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाती है। तो मुझे लगता है कि बमुश्किल 1 साल का समय है, जो पद शेष बचे हैं उसमें नियुक्तियां कर दी जानी चाहिए। बहुत सारे कार्यकर्ताओं की उम्मीद बंधी हुई है, जब हमारी बातचीत होती है तो उनको लगता है यार कि अब हो जाएगा तब हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। ये थोड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि लगातार जिस तरह से मौसम का पारा चढ़, उसी तरह राजनीति में भी पारा चढ़ते देरी नहीं लगता है। तो कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों के लिए बहुत आवश्यक है। निश्चित तौर पर नाराजगी होती है, लेकिन यदि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आप कर देते हैं, यदि सभी जिलों में एक सदस्य दे देते, उपाध्यक्ष दे देते, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की जो नाराजगी है वो दूर हो जाती है। ठीक है, आलोक जी आपके पास आऊंगी। कौशल जी को आपने सुना और बहुत अच्छे से आप ये समझते होंगे कि नियुक्तियों के बाद पद को संभालना और फिर राजनीतिक नेटवर्क बनाना, उसके लिए भी वक्त चाहिए होता है और आपके पास बामुश्किल 2.5 साल का वक्त है। ऐसे में क्या वजह है, क्या नाम फाइनल नहीं हो पा रहे हैं, आपसी सामंजस्य नहीं बन पा रहे, या फिर जिस तरह से अंशुल जी कह रहे थे गुटबाजी? मानसी जी, ये पार्टी नहीं परिवार है भारतीय जनता पार्टी। ये संगठन नहीं संस्कार है। ये हमारे देश की जो भारतीय जनता पार्टी है उसका एक एक कार्यकर्ता सबसे पहले अपने आप को एज ए कार्यकर्ता के रूप में गौरवान्वित महसूस करता है। ये बात एक परिवारवाद वाली पार्टी से आप अपेक्षित नहीं कर सकते, अपेक्षा नहीं कर सकते। जो बात मैं अंशुल जी से कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का सौदा कर दिया था, 2.5 साल की पद के सौदे के साथ में ये प्रदेश में विराजमान हुए थे, उनसे आप ऐसे ही बातों की उम्मीद कर सकते हैं इस परिवारवाद वाली पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है, भारतीय जनता पार्टी का जो नेता अपने आप को सबसे बड़े स्थायी पद कार्यकर्ता के रूप में देखता है। और जहां तक पदों पर नियुक्ति को लेकर के बात है, तो कहीं ना कहीं वो भी आज प्रदेश की जनता पर एक भार होगा। हर एक पद अपने आप में एक भार होगा, ये बात बता दूं मैं आपको, ठीक है। संगठन, पार्टी, सरकार जो निर्णय लेती है वो सबसे पहले राष्ट्र प्रथम जनता के लिए, जनता के हित में लेती है, और वो निर्णय समय आने पर जब आवश्यक होगा लिया जाएगा। और हमसे क्या प्रश्न कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता? अरे अपनी पार्टी, अपने संगठन को देखिए। आज आपके प्रदेश अध्यक्ष जिनका कार्यकाल काफी लंबे समय से पूरा हो चुका है, उनकी नियुक्ति आप नहीं कर पाए। आपने अपनी संगठनात्मक नियुक्ति नहीं कर रही और चुनाव की बात हमसे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर एक वक्त, हर एक समय, सुबह, दोपहर, शाम, रात चुनाव के लिए तैयार होता है, क्योंकि वो जनता के साथ में अपने उत्तरदायित्व के साथ जाता है और अपने उत्तरदायित्व के साथ काम करता है। तो हमें ना सिखाएं, अपने गिरेबान में झांक करके देख ले पहले। ठीक है अंशुल मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, इसके साथ ही इसका भी जवाब दीजिएगा कि उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस में खुद ही आपसी सामंजस्य नहीं है, गुटबाजी की खबरें सामने आती रहती हैं और उस पर बीजेपी पर निशाना साधना, ये कहां तक सही है? बीजेपी का आरोप है चयन नहीं हो पाया अभी तक, उसके बाद जवाब देते हैं। ठीक है आलोक जी, अंशुल जी से जवाब ले लेते हैं। बघेल जी की गुटबाजी है। ठीक है ठीक है ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अंशुल जी आपका वक्त है। किसकी गुटबाजी है? ये मेरे से जवाब, ये क्या कर रहे हैं, शायद आवाज नहीं है ना। मेरे साथी प्रवक्ता ने कहा कि पहले कांग्रेस को अपनी गिरेबान में झांक लेना चाहिए। ठीक है, मैंने अपनी गिरेबान में झांक लिया। अब मैं गिरेबान में झांकने के बाद आपको झांकने का प्रयास करता हूं। मैं तो बड़ी उम्मीद के साथ बैठा था कि मानसी जी कि मैं आलोक सोनी को बड़ा हृदय से उनको धन्यवाद एवं साधुवाद दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा कि आने वाले समय में हमारा भाई जो है वो कृषि डायरेक्टर बन जाए या किसी चीज का सदस्य हो जाए। लेकिन आलोक सोनी जी तो ये कह रहे हैं कि जो ये 300 पद है ना, जो ये 300 पद है, ये 300 पद जो है, अरे बीच में मत बोलिए ना भाई साहब, बीच में मत बोलिए, जनता का समय इंपॉर्टेंट है, आप और हम नहीं होता। अरे बीच में मत बोलो मैडम, इनको शांत कराइए। मैं ऐसा डिबेट नहीं, आप शांति से सुनिए ना। ठीक है आलोक जी, आपको आपका पूरा वक्त मिला है। अंशुल जी को अपनी बात रखनी दीजिए, उसके बाद फिर आप जवाब दीजिएगा।
मुझे पता है पिछले 10-15 दिन से भक्तों की सूजी है, तो सूजी रहने दीजिए, थोड़ा सा ध्यान से तो सुनिए आप। इन्होंने कहा कि वो जो पद है वो पद छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भार होगा। मतलब जो संविधान ने 300 पद जो दिए हैं भारत सरकार ने, जो नियुक्त किए हैं भारत सरकार ने राज्य के लिए, उसे ये भार समझ रहे हैं। तो मैं ऐसे युवा प्रवक्ताओं को धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये जनता के प्रति अपनी अकाउंटेबिलिटी बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि सरकार के पास पिछले 2.5 वर्षों में पैसा नहीं है, इसलिए ये जो पद हैं जो संविधान ने इनको दिए हैं वो भार है। इन्होंने दूसरी बात ये कहा कि हम पार्टी नहीं, हम परिवार हैं। इन्होंने ये कहा कि हम लोग एक व्यक्ति लोग हैं। अरे बीच में फिर रोने लगे, फिर सूझ गई। मानसी जी गर्मी में ने शांत कराइए। अरे ठीक है आलोक जी देखिए एक करके अपनी बात रखिए, क्योंकि अगर आलोक जी आप बीच में बोलेंगे तो अंशुल जी का क्या पक्ष है वो हम नहीं समझ पाएंगे। फैलाइए। ठीक है अंशुल जी आप अपनी बात ये जो बीच आलोक भाई जो लोग बीच में बोलते हैं वो बीच के होकर रह जाते हैं। जनता का समय इंपॉर्टेंट है, इतना तो ठीक है अंशुल जी आप अपनी बात। मैं तो आपको धन्यवाद एवं शुभकामनाएं देने के लिए यहां पर बैठा हुआ था। मैं तो यह सोच रहा था कि हमारे बीच का एक भाई, हमारा युवा साथी कांग्रेस में और बीजेपी में है, और बीजेपी में रहते हुए किसी चीज का डायरेक्टर बन जाएगा तो मैं उसे साधुवाद दूंगा। लेकिन मेरे भाई के ऊपर पता नहीं बीजेपी पार्टी की ऐसी कौन सी कूपमंडिता लागू हो गई, ऐसी कौन सी ध्रुवीकरण की राजनीति लागू हो गई कि मेरा भाई ही इस प्रकार की बातें करने लगा कि बाहरी राजनीति भाई को भाई से हटाने का काम करने लगा। वह अपने मन में यह सोचने लगा कि ये जो पद मिले हुए हैं वो छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर भार हो गए हैं। अरे सरकार, आप आज प्रवक्ता के नाते काम कर रहे हैं, कल अगर आप डायरेक्टर के नाते काम करते तो जनता की और अच्छी सेवा कर पाते। लेकिन जो आरएसएस की पतली पुस्तक पढ़ते हैं और पर्ची सिस्टम पर खड़े होते हैं, उन्हें संविधान और लोकतंत्र की बात नहीं आती। अब इन्होंने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया मेरे भाई ने, उसका जवाब दे दीजिए, बार बीच में जवाब दे दीजिए। मैडम क्यों करके आए थे? इनसे थोड़ा इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है आलोक जी देखिए आप प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अंशुल जी आपके भी तमाम सवाल हैं। अंशुल जी मैं आपके पास लौटूंगी। कौशल स्वर्णवीर जी मैं आपके पास आ रही हूँ। और देखिए देरी यहाँ पर हो रही है क्योंकि आलोक जी ने जैसे कि बोला कि समय रहते चीजें हो जाएंगी और बीजेपी एक परिवार की तरह काम करती है, गुटबाजी इसमें कहीं से नहीं है। लेकिन सवाल आखिर ये है कि राजनीतिक रूप से पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है? मानसी जी देखिए, निश्चित तौर पर बहुत सारे जो पदाधिकारी हैं अभी भी आशा लगाए बैठे हैं। निश्चित तौर पर लगा आलोक जी कुछ बात कर रहे हैं अलग चीज है, लेकिन बहुत सारे जो बीजेपी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे बात होती है तो बहुत सारे लोगों को उम्मीद अभी भी है कि उनको कहीं कहीं नियुक्तियां हो जाएंगी। और यदि दूसरी ओर आलोक जी ने भी बात कही, यदि वो पद भार है तो मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए और ऐसे जितने भी पद जो वाकई में यूजफुल नहीं उनको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वाकई में यदि इससे जनता का पैसा बचता है और राजस्व की हानि रुकती है तो मुझे लगता है ऐसे पदों को समाप्त कर देना चाहिए। आपके संविधान में जो नियम है उस पर लाके उसको उन पदों को समाप्त कर देना चाहिए, ताकि वाकई में जो काम करने वाले पद है, बहुत सारे निगम मंडल आप देखते हैं बने तो हैं लेकिन काम के नहीं है, तो क्या उन पदों को समाप्त कर देना चाहिए? इस पर विचार मंथन होना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ किसी को उपकृत करने के लिए यदि आप पद दे रहे हैं तो मुझे लगता है इस पर बैन लगना चाहिए। आपको सिर्फ उन्हीं पदों को रखना चाहिए जो वाकई में जो काम के हैं, जो यूजफुल है, जो जनता से जुड़े हैं और जो जनहित के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन सब चीजों पर फोकस होकर काम करना चाहिए, क्योंकि यदि आज बंद होगा तो ये कांग्रेस के समय भी लागू होगा। एक बार यदि वो पद बंद हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर दूसरी जब राजनीतिक दल आते हैं तो वो पद को शुरू कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि निगम मंडल आयोग में बहुत सारी ऐसी जो चीजें होती है, कहीं न कहीं जातिगत समीकरण को साधने के लिए, कार्यकर्ताओं को साधने के लिए, नाराजगी दूर करने के लिए बहुत बड़ा एक हथियार होता है। और मुझे लगता है राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि ऐसे पदों को समाप्त किया जाए। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि नाराजगी ना बढ़े तो इन सभी पदों पर नियुक्तियां कर दी जानी चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर यहाँ पर एक चीज और मैं समझना चाहती हूँ कि देखिए नियुक्तियों में देरी को लेकर तो तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आखिरकार और कितना वक्त जो है वो लिया जा सकता है नियुक्तियों को लेकर, और किस वक्त, यानी कि एक डेडलाइन के बाद, किस डेडलाइन के बाद जो है सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? नियुक्तियों में देरी कब तक बर्दाश्त की जा सकती है? देखिए
मानसी जी, निश्चित तौर पर सरकार को अब लगभग 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं और 2.5 साल का समय बचा है, लेकिन समय 2.5 साल का नहीं बचा है, क्योंकि जैसे ही आखिरी साल चालू होता है चुनावी मोड पर सब लोग आ जाते हैं, तो 1 से 1.5 साल का समय बचा है। तो मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने के भीतर जो नियुक्तियां हैं वो कर दी जानी चाहिए, ताकि जो भी व्यक्ति पदाधिकारी बनेगा उसको उस पार्टी उस चीजों को समझने का अवसर मिले और जनता के लिए काम करने का अवसर मिले। तो बहुत ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए, ताकि कार्यकर्ताओं को भी लगे कि उन्होंने जो मेहनत की थी, पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जो मेहनत की थी, उसका फल उनको सही समय पर मिल गया है। ठीक है अंशुल जी, आप अपनी बात रखिए, उसके बाद फिर मैं आलोक जी के पास जाऊंगी। आलोक सोनी जी को सिर्फ इतना बताता हूं मैं कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में ताका झांकी नहीं करते। आलोक सोनी जी सिर्फ मुझे इतना बता देंगे, हम इनकी हर बात मान जाएंगे कि छत्तीसगढ़ के पहले अडवाणी का नाम बता दें। चलिए आप बता दीजिए, मेरा समय ले लीजिए। छत्तीसगढ़ का पहला अडवाणी कौन है? आलोक जी, क्या आपके पास जवाब है? आलोक सोनी जी, छत्तीसगढ़ का पहला अडवाणी कौन है? अभी दूध का दूध पानी का पानी। चलिए ठीक है, लेकिन अंशुल जी देखिए, आलोक जी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, और जिस तरह से आपने गुटबाजी की बात कही, ये गुटबाजी का आरोप कांग्रेस पर भी लग रहे हैं। गुटबाजी के आरोप कांग्रेस पर आज से नहीं लग रहे हैं मोहतरमा, शुरुआत से लगते हुए आ रहे हैं। ये पुरानी परंपरा है आरोप लगाने की। लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने अभी आपके समक्ष बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा ना कि छत्तीसगढ़ के पहले अडवाणी का नाम बताइए। आज ब्रजमोहन अग्रवाल जी की छत्तीसगढ़ में बीजेपी में क्या हालत है, हमसे आपसे छुपी है क्या? सत्ता और संगठन के बीच में कितनी गहरी खाई है, हमसे आपसे छुपी है क्या? ये कांग्रेस के ऊपर लांछन लगाते लगाते ये खुद भूल जाते हैं कि आज बीजेपी कहां कौन सी स्थिति में पहुंच गई है। ये नहीं बताते कि ये खुद को अपने आप को एक कैडर बेस्ड पार्टी बोला करते थे। ऐसा कौन सा कैडर है जो जनता जनार्दन के समक्ष नहीं है? कांग्रेस की जो भी गतिविधियां होती है सर्वप्रथम लोकतंत्र के, चतुर्थ लोकतंत्र के स्तंभ पर अर्थात मीडिया जगत में आती हैं। क्यों? क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी के काम करते हैं, क्योंकि हमारी एक अकाउंटेबिलिटी होती है जनता जनार्दन के समक्ष। देखा अंशुल जी 5 वर्ष। लेकिन आलोक सोनी जी के लोग जो है, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से विपक्ष, एक जिम्मेदार विपक्ष का बेशक ये काम होता है कि मुद्दों को उठाना और उसको सबके समक्ष रखना, लेकिन क्या सिर्फ ये कि तंज के रूप में कसा जा रहा है, या फिर आपके पास कोई ठोस मॉडल भी है? हम कौन से तंज के रूप में कस रहे हैं? हमने तो अपने साथ में बैठे हुए बीजेपी प्रवक्ता को धन्यवाद देने का प्रयास किया। हमने तो आपको यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ में पहले अडवाणी का नाम बता दो, तो वो बीजेपी के प्रवक्ता बता ही नहीं पाए। हमने कौन सा तंज किया? हम तो ये तो उनका घरेलू और अंदरूनी मामला है, ये उनका विशेष अधिकार है। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि ये जो हमारा विशेष अधिकार है 300 रिक्त पद भरने का, वो असंवैधानिक सिद्ध करने में लगे हुए हैं मोहतरमा। अब जब बीजेपी का स्वयं प्रवक्ता उन पदों को असंवैधानिक सिद्ध करने में लगा हुआ है, तो उसमें कांग्रेस की कौन सी गलती हो गई भैया? ये तो बीजेपी की गलती है। बीजेपी के प्रवक्ताओं की अज्ञानता है कि उन संवैधानिक पदों को असंवैधानिक सिद्ध घोषित कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जवाब ले लेती हूँ। आलोक जी जवाब दीजिएगा कि आखिर और कितना वक्त लगेगा इन नियुक्तियों को लेकर? मानसी जी, मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा, मेरे साथी भाई अंशुल जी का बहुत धन्यवाद। अंशुल भाई, आपने मेरे लिए चिंता करी, बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं फिर से बताऊंगा, मेरे पास भारतीय जनता पार्टी का सबसे स्थायी पद कार्यकर्ता है। ठीक है अंशुल जी, आपने तो ये नहीं बताया कि आपके प्रदेश अध्यक्ष का चयन क्यों नहीं हो पा रहा है? बीच में आपने क्यों नहीं, आपने ये नहीं बताया कि 2.5 साल का सौदा हुआ था, कभी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद टीएस बाबा को सीएम क्यों नहीं बनाया गया? मेरे प्रश्नों का जवाब आपने दिया, उनसे आप वर्तमान की बात करिए कि आपके 2.5 साल में क्या हुआ? पहले कांग्रेस के देखिए अंशुल जी और आलोक जी, अगर आप लोग ऐसी बात रखेंगे तो ना ही मुझे समझ में आएगा, ना ही दर्शकों को समझ में आएगा। अंशुल जी, आपको पूरा मौका दिया। आलोक जी, आपकी बारी, आप अपने बात रखिएगा, वक्त की कमी है। देखिए, हमारा भाई बहुत सीधा है, छत्तीसगढ़ के पहले अडवाणी का नाम नहीं बता पा रहा रूप में इसकी जो मेरे पास गर्व का विषय है, जो गर्व की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का कार्यकर्ता होना, उससे बड़ा पद मेरे पास कोई नहीं है पार्टी में, तो वही सबसे बड़ा पद मेरे लिए है। सीधा प्रश्न, सीधा जवाब दीजिए। ठीक है, सीधा प्रश्न, मैंने कहा था कार्यकर्ता होने में सबसे बड़े गर्व की बात है, सबसे बड़ा पद है, सबसे बड़ा पद है। चलिए अंशुल जी और आलोक जी, आपके पास मैं लौटूंगी। कौशल जी, आपके पास में आ रही हूँ।
कौशल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ और एक लास्ट कमेंट आपसे मैं चाहूंगी, क्योंकि नियुक्तियों को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और जैसा कि आपने बोला कि अगर नियुक्तियों में देरी होगी, पदभार संभालने में वक्त लगेगा और फिर जनता तक पहुंच बनाने में भी वक्त लगेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो 2.5 साल का वक्त आमतौर पर अभी बचा नहीं है। चुनावी मोड़ आने में 1 साल पहले ही जो बीजेपी हम देखते हैं कि चुनावी मोड में आ जाती है। ऐसे में और क्या हम कह सकते हैं कि और कितना वक्त और लग सकता है और क्या वो जो वजह है, मेन वजह क्या समझ में आ रही है नियुक्तियों में देरी की? देखिए मानसी जी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार में जो बैठे लोग हैं, सत्ता में जो बैठे लोग हैं, संगठन में जो बैठे लोग हैं, निश्चित तौर पर इस पर विचार मंथन कर रहे होंगे और कहीं न कहीं जो देरी का जो कारण होता है, कहीं जो नाराजगी भी बड़ा कारण होती है। जातिगत समीकरण को साधना होता है, वर्ग विशेष को साधना होता है, क्षेत्र विशेष को साधना होता है, तो बहुत सारी बातें होती है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जो सूची है वो तैयार हो रही होगी, सूची बन भी रही होगी। अंदर खाने से जिस तरह की चीजें आ रही, मुझे लगता है कि 1-2 महीने में ये चीजें हो जानी चाहिए, क्योंकि ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए, ताकि बारिश के पहले यदि इस तरह की नियुक्तियां हो जाती तो मुझे लगता है कि जो लोग हैं उनको काम करने का अवसर पर्याप्त ठीक है कौशल जी, क्योंकि सस्पेंस यहाँ पर बरकरार है और आखिरकार सूची कब आएगी इसका इंतजार सभी को है। फिलहाल आलोक जी आपका, अंशुल जी आपका और कौशल जी आपका चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, निगम मंडलों में जिस तरह से नियुक्तियों में पद जो रिक्त हैं उसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस इसको गुटबाजी और आपसी असमंजस बता रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि समय रहते जो है वो नियुक्तियां हो जाएंगी। अब देखना है कि सूची कब तक जारी हो पाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BS TV। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।